हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो बाबा। आज के इस लेक्चर में हम लोटका वोल्टेरा के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि किस तरह से हम लोटका एंड वोल्टेरा मॉडल को इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन के लिए प्रिडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। वहां पे हमने देखा था कि जब इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होता है तो तीन तरह के रिजल्ट मिल सकते हैं। या तो जो कॉम्पिटिंग स्पीसीज है वो स्टेबल को एग्जिस्टेंस दिखाए, या तो अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस दिखाए, या तो फिर कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के थ्रू डायरेक्टली वो एलिमिनेट हो जाए, है ना। वहां पे हमने इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन और उसके रिजल्ट की बात की थी। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोटका वोल्टेरा मॉडल में को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरह से ग्राफ्स के थ्रू समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोटका एंड वोल्टेरा मॉडल। ओके, एलएनवी लोटका एंड वोल्टेरा मॉडल। ठीक, तो बेसिकली इसमें करना क्या होता है, हमें लोटका वोल्टेरा मॉडल में हमें कुछ टर्म्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक टर्म आपने सुना होगा आइसोक्लाइन। एक टर्म हमारे पास होता है जिसे हम बोलते हैं आइसोक्लाइन। ओके, ये होता है आइसोक्लाइन। देन इसके बाद एक और टर्म होता है अल्फा 2-1, अल्फा 1-2 एंड अल्फा 2-1, और इसी को हम बोलते हैं अल्फा और इसी को हम बोलते हैं बीटा। हालांकि हमने अल्फा और बीटा के बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस लेक्चर में फिर से हम एक बार देख लेंगे कि क्या होता है। देन हम डायरेक्टली ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक, तो बात यह आती है आइसोक्लाइन क्या है ना। आइसोक्लाइन तो होता क्या है, हम एक ग्राफ खींचते हैं एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में हम एक ग्राफ खींचते हैं। ठीक, कुछ एक इस तरह की सिंगल लाइन होती है, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है। इस स्ट्रेट लाइन को हम आइसोक्लाइन बोलते हैं। ठीक, ये जो स्ट्रेट लाइन हमारी खींची गई है इसी को हम आइसोक्लाइन बोलते हैं। ठीक, अभी आइसोक्लाइन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, बात ये आती है। पहले आप देख लीजिए आइसोक्लाइन किस तरह से हम बनाते हैं, देन हम इसका मतलब भी समझ लेंगे। ठीक, यहाँ पे स्पीसीज 1 रहता है, एक्स एक्सिस पे स्पीसीज 1 के लिए हम n1 डाल देते हैं। जो स्पीसीज 1 का जो पॉपुलेशन है उसको हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रखते हैं, और ये हमेशा यूनिवर्सल चलेगा ऐसे ही। ठीक है, कि जो आपका जो स्पीसीज 1 है उसकी जो पॉपुलेशन साइज होगी वो एक्स एक्सिस पे होगी, और वाई एक्सिस पे जो है आपकी स्पीसीज 2 की पॉपुलेशन होगी। ठीक, ये बातें समझ में। अब देखिए कर क्या रहे हैं, ये चीज हो गई स्पीसीज 1 एक्स एक्सिस पे आ गया, स्पीसीज 2 की जो पॉपुलेशन है वो वाई एक्सिस पे आ गई। अब एक बात बताइए, वहां पे हमने पिछले लेक्चर्स में कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट देखा था, और साथ में हमने ये भी देखा था कि कंपटीशन फैक्टर क्या होता है, कंपटीशन कोएफिशिएंट क्या होता है, जिसे हमने अल्फा नाम दिया था, है ना। तो अब हम यहाँ पे स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ये कि ये जो पूरा एक्स एक्सिस जो है, हॉरिजॉन्टल जो एरिया है, ये पूरा एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एरिया है, वो स्पीसीज 1 के बारे में बात करेगा। वो किसके बारे में बात करेगा, स्पीसीज 1 के बारे में बात करेगा। मतलब ये कि ये जो एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एरिया है पूरा, वहां पे क्या है, स्पीसीज 1 की पॉपुलेशन साइज है, एंड देन ये उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। क्लियर। ठीक उसी तरह से n2 हो गया जो कि स्पीसीज 2 की पॉपुलेशन साइज है, y एक्सिस पे या तो वर्टिकल एक्सिस पे। वर्टिकल एक्सिस पे हम क्या रख रहे हैं, n2 की पॉपुलेशन। n2 की जितनी भी पॉपुलेशन रहेगी वो कहां पे रखी जाएगी, y एक्सिस पे या वर्टिकल एक्सिस पे। क्लियर। तो इसकी भी तो कुछ कैरिंग कैपेसिटी होगी, तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी को हम k2 बोल देंगे, जो कि हम y एक्सिस पे इसके साथ रखेंगे। बातें क्लियर हुई, ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक, अब देखिए अब होगा क्या, ये बातें क्लियर हो गई। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि स्पीसीज 1 के लिए आइसोक्लाइन खींचो, अगर मैं बोल रहा हूं कि स्पीसीज 1 के लिए आइसोक्लाइन क्या होगा, तो स्पीसीज 1 के लिए आइसोक्लाइन का मतलब ये है कि यहाँ एक्स एक्सिस पे n1 रख दिया, ठीक है, और एक इस तरह से लाइन खींच दिया, सीधी लाइन खींच दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया k1, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा k1 अपॉन अल्फा 1-2। ठीक,
यहाँ पे मैं लिख दूंगा K1 अपॉन अल्फा 1 2। ये जो इसको हम बोलेंगे, ये इस पूरे ग्राफ को हम बोलेंगे आइसोक्लाइन। इस पूरे ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? आइसोक्लाइन फॉर स्पीसीज 1। आइसोक्लाइन फॉर स्पीसीज 1। अभी तक सारी बातें हो गई, लेकिन सिर्फ एक बात नहीं हुई। क्वेश्चन हमारा अभी भी वहीं पे है कि एग्जैक्टली आइसोक्लाइन होता क्या है ना। चलिए अब इसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो आइसोक्लाइन जो बेसिकली, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आइसोक्लाइन किसी भी स्पीसीज के लिए, सपोज यहाँ पे एक स्पीसीज है, यहाँ पे एक स्पीसीज है, यहाँ पे एक स्पीसीज है A एंड B, या 1 एंड 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, 1 एंड 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। तो ये आपस में इंटरेक्ट कर रही है, इंटरेक्शन के बाद कुछ ना कुछ कंपटीशन हो रहा है। तो दो इंटरेक्टिंग स्पीसीज जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है कि एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज पे इफेक्ट पड़ेगा, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है, ये बात तो आपको पता है। तो होगा क्या कि अगर आप सपोज, मैं बोल रहा हूं कि स्पीसीज 1 के लिए आइसोक्लाइन है, तो मतलब ये कि स्पीसीज 1 की जो पॉपुलेशन साइज है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में मेंटेन है, ठीक है। आइसोक्लाइन का सिंपल सा मतलब है कि जिसके लिए आप आइसोक्लाइन खींच रहे हैं वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन साइज जो है, वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है? आइसोक्लाइन हमें क्या दिखाता है? आइसोक्लाइन क्या दिखा रहा है? इक्विलिब्रियम स्टेट दिखा रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट दिखा रहा है ऑफ दैट स्पीसीज फॉर विच इट हैज बीन ड्रॉन, है ना। जिसके लिए आप आइसोक्लाइन खींचते हो वो उस स्पीसीज के लिए क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है। मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है वो क्या है? कांस्टेंट स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक। कब? जब वो दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है। कंडीशन ये है कि दो स्पीसीज, दो इंटरस्पेसिफिक स्पीसीज जब आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं तो उस समय जिसके लिए आप आइसोक्लाइन खींचेंगे वो स्पीसीज, वो पॉपुलेशन कांस्टेंट स्टेट में रहेगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगी। क्लियर? ये बातें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हमने आइसोक्लाइन खींच दिया फॉर स्पीसीज, किसके लिए? स्पीसीज 1 के लिए। तो यहाँ पे हमने ये ऐसे बना दिया। तो अगर आपको बोला जाए कि स्पीसीज 2 के लिए आइसोक्लाइन बनाओ, स्पीसीज 2 के लिए आइसोक्लाइन बनाओ, तो ये सिंपल होगा ना, इसको भी तो आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना। फॉर स्पीसीज 2, अगर मैं 2 के लिए बात करूं तो आपको सिंपल से लाइन खींच देनी है। क्लियर? मैंने क्या बोला था? यूनिवर्सल रूल, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस तरह से ग्राफ खींच के आपको N1 और N2 लिख देना है। N1 आप यहाँ पे लिख दोगे, N2 आप यहाँ पे लिख दोगे। मैंने क्या बोला था? कैरिंग कैपेसिटी जो इसकी होगी K1 की यहाँ पे होगी स्पीसीज 1 के लिए, और 2 के लिए कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी। तो इसलिए K2 जो होगा ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी हो गई, ठीक। बिल्कुल क्लियर है? अभी तक हम एकदम क्लियर जा रहे हैं कि सबसे पहले हमें ऐसे ग्राफ प्लॉट करना है, देन हमें N1 और N2 यूनिवर्सली लिख ही देना है ना। देन उसके बाद क्या? कैरिंग कैपेसिटी लिखनी है। चूंकि हमें K2 के लिए लिखना है, हमें स्पीसीज 2 के लिए लिखना है ना। हम किसके लिए लिख रहे हैं? फॉर स्पीसीज 2। तो इसलिए हम 2 पे फोकस करेंगे। इसलिए हम किस पे? 2 पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? K2 लिख दिया। अब जब यहाँ पे K2 लिख चुके हैं, ये बात तो क्लियर है ना कि K2 यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी N1 की है, यहाँ पे स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी होगी, है ना। क्लियर है ना? पॉपुलेशन साइज और कैरिंग कैपेसिटी दोनों सेम एक्सिस में होगी। स्पीसीज 1 के लिए एक्स एक्सिस में, स्पीसीज 2 के लिए वाई एक्सिस में। इसलिए यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन साइज जो है N1 की, ये पॉपुलेशन जो है N2 है, स्पीसीज 2 की पॉपुलेशन है, और ये उसका कैरिंग कैपेसिटी है। क्लियर? जब यहाँ पे आप कैरिंग कैपेसिटी लिख रहे हो तो जस्ट इसके अपोजिट लाइन जो होगा, जस्ट इसके अपोजिट लाइन जो होगा वहां पे आप इसका कंपटीशन फैक्टर लिखोगे, अल्फा 2 1, ठीक है। अभी हम इस पे भी बात करेंगे कि किस तरह से हम इसे समझ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको ये समझ में आया, आपको आइसोक्लाइन ड्रॉ करने समझ में आया कि किस तरह से हम आइसोक्लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फिर से एक बार देखिए, करना कुछ नहीं है। जब आपको बोले, अगर आपको ग्राफ समझना है
तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि टर्म्स क्या है, कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसे हम आइसोक्लाइन बोलते हैं। उस आइसोक्लाइन का मतलब क्या है, जिसके लिए हम आइसोक्लाइन खींच रहे हैं वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। फर्स्ट बात क्लियर होगी। अब देखिए सेकेंड बात, इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है। आपको n1 जो है x एक्सिस में रिप्रेजेंट कर देना है, n2 जो है y एक्सिस में रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक, स्ट्रेट लाइन खींचनी है जिसके लिए आपको बोले, फॉर एग्जांपल स्पीसीज 1 के लिए बोल रहा है तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी दिखानी है। कैरिंग कैपेसिटी आपको पता है कि अगर आप स्पीसीज 1 के लिए बोल रहे हो तो ये यहाँ पे दी जाती है इसके सामने, तो इसलिए यहाँ पे देखिए कैरिंग कैपेसिटी लिख दिया। क्लियर। स्पीसीज 2 के लिए इसी तरह से बोले तो स्पीसीज 2 की कैरिंग कैपेसिटी ऊपर लिख दिया। क्लियर हुआ, 1% क्लियर। अब बात आती है कि K1 अपॉन अल्फा 12 क्या है ना। अब बात आती है कि K1 अपॉन अल्फा 12 क्या है। तो हालांकि इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से, लेकिन चलिए फिर से एक बार देखते हैं। ठीक, K1 अपॉन अल्फा 12 क्या है और K2 अपॉन अल्फा 21 क्या है ना। पहले हम देखते हैं K1 अपॉन अल्फा 12। तो भाई बात ये है कि यहाँ पे हमने लिखा है आइसोक्लाइन K1 के लिए। क्लियर, जो आइसोक्लाइन हमारा बना है वो K1 के लिए, स्पीसीज 1 के लिए बना है। तो देखिए ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी है, ये पर्टिकुलर एरिया इसकी कैरिंग कैपेसिटी है। अब इसकी कैरिंग कैपेसिटी में आप डिवाइड कर रहे हो। सपोज इसकी कैरिंग कैपेसिटी 5 थी, 5 नहीं, सपोज इसकी कैरिंग कैपेसिटी 10 थी। ठीक है, अल्फा 12 का मतलब क्या है, अल्फा 12 इस बारे में हम बात कर चुके हैं ना। अल्फा 12 जो पहले लिखा रहेगा, जो पहले लिखा रहे इसी को हम अल्फा भी बोलते हैं, है ना, पता ही होगा। जो पहले लिखा रहेगा उसके ऊपर इफेक्ट डाला जा रहा है और जो बाद में लिखा रहेगा वो इफेक्ट डाल रहा है, वो इफेक्ट डाल रहा है मतलब प्रभाव डाल रहा है, या उसको ऐसे बोल सकते हैं कंपटीशन में उसके ऊपर वार कर रहा है, मार रहा है। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप देखिए ये 1 पहले लिखा गया, इसके ऊपर इफेक्ट डाला जा रहा है। कौन इफेक्ट डाल रहा है, 2 डाल रहा है। मतलब स्पीसीज 1 की पॉपुलेशन पे 2 का इफेक्ट पड़ रहा है। क्लियर। या तो ऐसे समझिए कि सबसे पहले स्पीसीज 1 जो थी बहुत आराम से रह रही थी, फिर उसको डिस्टर्ब करने कौन आ गया, पीछे से 2 आ गया। तो स्पीसीज 1 बहुत आराम से रह रही थी, उसके डिस्टर्ब करने स्पीसीज 2 आ गया। ठीक है, तो मतलब जब 2 आ जाएगा, ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे केवल एक ही स्पीसीज रह रही है, एक ही स्पीसीज है, देन यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आएगा। जब यहाँ पे 2 आएगा तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी कम होगी कि नहीं। तो वही तो दिखाया गया है यहाँ पे कि K1 की ये पूरी की पूरी लाइन K1 थी, इसकी कैरिंग कैपेसिटी थी, और बाद में जब 2 आया तो यहाँ पे क्या हो गया, कैरिंग कैपेसिटी कुछ कम हो गई। पहले 10 थी, बाद में जब कोई स्पीसीज और आ गया तो 10 कुछ घट गया, है ना, कुछ घट गया। ठीक, तो ये घटेगा कब, ये घटेगा कब, हाँ, सपोज ये कुछ दो जितना इसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है तो टोटल कैरिंग कैपेसिटी घट के आधी हो गई ना। समझ में आ रही बात कि पहले जो रिसोर्सेस केवल 1 यूज कर रहा था, अब 2 भी यूज करने लगा है, तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम भी तो होगी। तो उस कम को दिखाने के लिए, वो कम कैसे होगा, जब आप इसको नीचे की ओर लेके जाओगे। क्लियर। और 1 2 ही क्यों लिखा गया है, क्योंकि 1 के ऊपर 2 इफेक्ट डाल रहा है, 1 के ऊपर 2 इफेक्ट डाल रहा है। क्लियर। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक इसी तरह से ये दूसरा वाला केस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे क्या लिखा गया, K2 अपॉन अल्फा 21। K2 अपॉन अल्फा 21 का क्या मतलब है, हाँ, यहाँ पे अब K2 अपॉन अल्फा 21 का मतलब ये है कि यहाँ पे जो था ये पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पे 2 स्पीसीज 2 रह रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ पे इसको डिस्टर्ब करने के लिए 1 आ गया। तो अब क्या हो रहा है, 2 के ऊपर 1 इफेक्ट डाल रहा है, 2 के ऊपर 1 इफेक्ट डाल रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, अल्फा 21। 2 के ऊपर क्या है, 1 इफेक्ट डाल रहा है, 2 के ऊपर देखिए 1 इफेक्ट डाल रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि अल्फा 12 का मतलब क्या है, अल्फा 21 का मतलब क्या है। तो ये देखिए कैरिंग कैपेसिटी 2 की यहाँ पे लिख दी गई है, और इस 2 की जो कैरिंग कैपेसिटी उसमें जो चेंज आ रहा है वो कौन डाल रहा है,
ये 1 डाल रहा है इसलिए 2 के ऊपर 1 हो गया, 2 के बाद 1 हो गया। क्लियर, ये चीजें क्लियर हो गई, 1 2 और 2 1 का केस, और ये किस तरह से हमने ये ड्रॉ किया। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से जो हमने केस देखे थे, ये आइसोक्लाइन ड्रॉ करने आ गया। तो अब हम केस की तरफ मूव करते हैं कि किस तरह से हम स्टेबल कोएग्जिस्टेंस, अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस, और तीसरा क्या था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो एक्सक्लूजन का केस है वो किस तरह से होता है। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं। ठीक, ओके, तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का मतलब तो आपको पता ही होगा ना। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन जिसको गॉस ने दिया था, बेसिकली उसमें क्या हो रहा था कि जो स्पीसीज डोमिनेंट थे वो क्या होते थे, वो ओवरकम कर जाते थे, और जो कमजोर थे वो एलिमिनेट हो जाते थे। लेकिन कौन सा एलिमिनेट होगा वो हमें नहीं पता चलता था। तो उसी चीज को सॉल्व करने के लिए आप लोटका वोल्टेरा मॉडल का यूज करते हो, तो फिर इससे आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि हाँ कौन सी स्पीसीज जीतने वाली है और कौन सी स्पीसीज हारने वाली है। ठीक, तो केस नंबर फर्स्ट अगर देखें, केस नंबर फर्स्ट देखें, ठीक है, तो एक फिर से हम आइसोक्लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, फिर से हम आइसोक्लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अभी आप देखते जाइए, बस ग्राफ को फॉलो कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। केस फर्स्ट हमारा क्या होगा, इसको हम ले लेते हैं कि स्पीसीज वन विन एंड स्पीसीज टू एलिमिनेट। ओके, स्पीसीज वन विन एंड स्पीसीज टू एलिमिनेट, तो ये कैसे पॉसिबल है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो हमें आइसोक्लाइन ड्रॉ करना है। अब देखिए ग्राफिकल एनालिसिस यहीं से आएगी, ग्राफिकल एनालिसिस आपको यहीं से सीखना पड़ेगा। ये सपोज मैंने एक आइसोक्लाइन खींच दिया, ये स्पीसीज 1 के लिए आइसोक्लाइन है। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये स्पीसीज 1 के लिए आइसोक्लाइन है। क्लियर है, ये 1 के लिए आइसोक्लाइन है, लिखते नहीं है आप, बस ऐसा समझ लीजिए। तो स्पीसीज सबसे पहले तो आपने आइसोक्लाइन खींचा, यहाँ पे आपने N1 N2 लिख दिया। देन आप क्या करोगे, यहाँ पे K1 लिख दोगे, कैरिंग कैपेसिटी। क्लियर है, यहाँ पे आप जस्ट इसका उल्टा क्या लिखोगे, K1 अपॉन अल्फा 1 2, K1 अपॉन अल्फा 1 2। सही है, ठीक है। यहाँ पे आप एक और लाइन ड्रॉ कर दो, एक और लाइन ड्रॉ कर दो। सपोज ये क्या है, ये K2 की कैरिंग कैपेसिटी है, ये कैरिंग कैपेसिटी किसकी है, K2 की है, तो इसका भी कुछ कंपटीशन होगा, तो अल्फा 2 1 हो जाएगा। ये क्लियर है ना, ये चीजें कि कहाँ ये क्या मतलब हो रहा है इसका, है ना, K2 और ये उसका कंपटीशन कोएफिशिएंट अल्फा 2 1, कैरिंग कैपेसिटी में कितना चेंज आ रहा है उसके बारे में ये बोल रहा है। ठीक है, और ये N2 का स्पीसीज 2 का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मतलब क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है। ठीक, अब देखिए करना क्या रहता है आपको, जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूछते हैं एग्जाम्स में, किस तरह से पूछते हैं कि कौन जीतेगा। आपके पास ऐसे दिया जाएगा, आपको ये बोल दिया जाएगा, इसमें आप एक चीज देख सकते हैं, एक केस बन रहा है, केस क्या बन रहा है, K2, ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे K2 और ये देखिए इज ग्रेटर देन, नो ग्रेटर नहीं, ये लेस देन होगा, K1 अपॉन अल्फा 1 2 इज ग्रेटर देन K2। क्या इस बात से आप सहमत हैं? और एक और चीज मैं अभी आप दिखाता हूं, या तो मैं ऐसा बोल दूं K1 इज ग्रेटर देन K2 अपॉन अल्फा 2 1। ये केस देखिए, क्या आपको यही लग रहा है जो मैंने लिखा है कि K1 अपॉन अल्फा 1 2, K1 अपॉन अल्फा 1 2 इज ग्रेटर देन K2? भाई सही बात है ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट से तो ज्यादा ही है। K1 अपॉन अल्फा 1 2 इज ग्रेटर देन K2, मतलब क्या है इसका कि ओके ठीक, मतलब ही बताते हैं। ये केस हो गया एक केस, ये इसी का जस्ट एक और बात लिखी गई यहाँ से देख के, यानी कि 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल, वो आपको ये बताना है इसमें देख के कि किसका ज्यादा क्या हो रहा है ना, कौन ज्यादा है कौन कम है। जस्ट आप इसी के बेसिस पे बता सकते हो कि कौन सी स्पीसीज जीतने वाली, कौन सी स्पीसीज हारने वाली है, कहाँ पे अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस होगा, कहाँ पे क्या होगा। एक और है ना हमारा केस, 3 केस होते हैं बेसिकली, अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस, स्टेबल कोएग्जिस्टेंस एंड एक्सक्लूजन, है ना। तो कहाँ पे क्या होगा वो आप डायरेक्टली बता सकते हो।
तो ये देखिए ये केस हो गया। फिर यहाँ पे देखिए K1 इज ग्रेटर, K1 आगे है, K1 इज ग्रेटर देन K2 अपॉन अल्फा 2 1। क्लियर? मतलब आप ग्राफ के बेसिस पे जो आगे पीछे है उसके बेसिस पे आप बोलो ग्रेटर है या लेस देन है। ठीक, क्लियर हुई ये बात है? इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, बताइएगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि K1 अपॉन अल्फा 1 2 इज ग्रेटर देन, तो ये ग्रेटर कब होगा? ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है, सपोज अगर मैं इसे 10 मान लूं और इसे मैं 5 मान लेता हूं, ठीक, इसे मैं 5 मान लिया, इसे मैंने 10 मान लिया, तो 10 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5, ये हमें पता है। लेकिन ये पूरी की पूरी वैल्यू ग्रेटर कब होगी? जब ये नीचे वाला जो वैल्यू है ये कम होगा। ये अगर नीचे वाला वैल्यू कम है तभी तो ये पूरा का पूरा इंटायर वैल्यू ज्यादा होगी। तो मतलब, और नीचे वाली वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है आपको? 1 के ऊपर 2 का इफेक्ट। नीचे वाली वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है? 1 के ऊपर 2 का इफेक्ट। या ऐसे बोले कि 2 का इफेक्ट 1 के ऊपर। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि जो 2 है वो 1 के ऊपर कम इफेक्ट डाल पा रहा है। 2 है 1 के ऊपर कम इफेक्ट डाल पा रहा है। 2 जो है वो 1 के ऊपर कम इफेक्ट डाल पा रहा है, यही तो बोला जा रहा है। अगर ये नीचे है, इसकी पूरी की पूरी वैल्यू ज्यादा आ रही है, तभी तो ये केस पॉसिबल है। क्लियर हुआ? ये केस देखिए क्या है, K1 इज ग्रेटर देन K2 अपॉन अल्फा 2 1, है ना? तो K1 क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी K1 यानी स्पीसीज 1 की, ये ज्यादा है, किससे ज्यादा है? अल्फा 2 1 से। अल्फा 2 1 यानी क्या? कंपटीशन कोएफिशिएंट किसका? यहाँ पे 1 2 के ऊपर डाल रहा है। और ये क्या है? ये देखिए ये पूरी की पूरी वैल्यू कम आ रही है। ये वैल्यू कब कम आएगी? जब 1 का इफेक्ट 2 के ऊपर बहुत ज्यादा रहेगा। ये वैल्यू पूरी की पूरी कम कब आएगी? जब ये नीचे वाला वैल्यू ज्यादा हो। और ये नीचे वाला वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है? 1 का इफेक्ट 2 के ऊपर ज्यादा है। तो आप मुझे बताइए, जब ये साफ बात प्रूफ हो रही है यहीं से कि भाई 1 जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है 1 के ऊपर, जो 1 वाला है वो ज्यादा डोमिनेंट है 2 के ऊपर, या तो ऐसा बोलूं कि 2 वाला जो है कम डोमिनेंट है 1 के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है ना, स्पीसीज 1 जीत रहा है। फॉर्मूले से तो सीधी सी बात है ना, स्पीसीज 1 जीत रहा है। और यही बात इस फॉर्मूले, इस ग्राफ से भी तो यही पता चल रहा है। हालांकि अभी आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ग्राफ यही चीजें रिप्रेजेंट कर रही है। द सेम थिंग हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ हियर। ठीक है, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? आपको करना क्या है, अब आपको ग्राफ्स के थ्रू कैसे खेलना है आपको वो सीखना है। ठीक, करेंगे क्या हम, जब भी हम इस तरह की ग्राफ्स को एनालिसिस करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट लेना पड़ता है, एक रैंडम पॉइंट्स लेना पड़ता है और कुछ एरोस लेने पड़ते हैं। एरोस के बारे में बात करते हैं, फिर पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अगर ये कुछ एरोस लेने पड़ेंगे हमें, ठीक है, अगर ये एरो अपवर्ड है, ये अपसाइड एरो अगर है, तो इसका मतलब होगा इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है? चीजें क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर एरो डाउनवर्ड है तो मतलब क्या? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर एरो राइट साइड है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, और अगर इधर एरो लेफ्ट साइड में है तो मतलब क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक, क्लियर? ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि अगर एरो अपवर्ड है तो इंक्रीज होगी, साइज जो होगी इंक्रीज होगी। अगर एरो डाउनवर्ड है तो पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होगी। अगर एरो राइट साइड है तब भी इंक्रीज होगी, और अगर एरो डाउनवर्ड है तब भी डिक्रीज होगी, मतलब कि लेफ्ट साइड है तो डिक्रीज होगी। ठीक, ये होता कैसे? देखिए, मैं चाहूं तो एरो को ऐसे रख सकता हूं इसमें आइसोक्लाइन में, इसको नहीं बिगाड़ते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, इसको नहीं बिगाड़ते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक, ये एक मैंने ऐसे एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक मैंने आइसोक्लाइन किसी स्पीसीज की ले ली और मैं बोल रहा हूँ कि ये एरो कुछ इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो कुछ एरो इस तरह से जा रहा है, तो इस तरह से जाने का मतलब क्या? इस तरह से यहाँ पे आपने क्या रखा है? यहाँ पे तो आप N1 रखते हो, तो N1 की साइज इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या है? N1 की साइज इंक्रीज कर रही है। चलिए मैं आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाता हूँ। ठीक, ये चारों बातें आपको समझ में आई कि एरो के मतलब क्या होता है। अब इसी को हम ग्राफिकल फॉर्म में एक बार देख भी लेते हैं। ठीक है, सपोज ये किसी के लिए आइसोक्लाइन खींचा गया, यहाँ पे N1 होता है, यहाँ पे N2 यूजुअली फिक्स्ड होता है। ठीक, अगर मैं एरो इस तरफ दिखा रहा हूँ तो मतलब ये कि स्पीसीज 1 की जो पॉपुलेशन साइज है वो क्या हो रही है? साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक, इन द सेम वे अगर मैं
इन द सेम वे अगर मैं इस एरो को ऊपर की ओर दिखाता हूं तो मतलब ये जो N2, ये जो ऊपर वाली वैल्यू ये किसके लिए है, यहाँ पे N2 रखा गया है। तो जितनी भी अगर वो एरो अगर ऊपर की ओर है तो मतलब ये है कि N2 के बारे में बात कर रहा है। N2 की साइज जो है वो बढ़ रही है। अगर इसी एरो को मैं ऐसे डाउनवर्ड कर दूं तो N2 की जो साइज है वो घट रही है। एरो अगर इस तरफ जा रहा है तो मतलब N1 की पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर इसको मैं उल्टा कर दूं तो एरो की, तो इसका क्या मतलब है कि जो N1 की पॉपुलेशन है घट रही है। क्लियर, ये एरो का खेल समझ में आया, ठीक है, क्लियर। तो अब हमें करना क्या है, ये बातें क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें एक पॉइंट ड्रॉ करना रहता है, ठीक है। हमें दो इस तरह के केस में इस तरह के ग्राफ्स को एनालाइज करने के लिए हमें पॉइंट ड्रॉ करना पड़ता है। पॉइंट हमें बनाना पड़ेगा, है ना, पॉइंट बनाने पड़ेंगे। पॉइंट, एक रैंडम पॉइंट। कहाँ पे पॉइंट बनाने, दो आइसोक्लाइन के बीच में, बिटवीन टू आइसोक्लाइंस, बिटवीन टू आइसोक्लाइंस, है ना, आइसो में लिखना ही भूल गया बिटवीन टू आइसोक्लाइंस, है ना, टू आइसोक्लाइंस के बीच में आप पॉइंट बनाएंगे। ये मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ किस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो मैंने क्या बोला, दो आइसोक्लाइन, मतलब एक आइसोक्लाइन ये हो गया। ये आइसोक्लाइन किसके लिए था, स्पीसीज 1 के लिए था। ये आइसोक्लाइन किसके लिए, ये आइसोक्लाइन जो है स्पीसीज 2 के लिए, स्पीसीज 2 के लिए आइसोक्लाइन, एम आई राइट, सही बात है। ये स्पीसीज 2 के लिए, ये 1 के लिए। मैंने क्या बोला, दो आइसोक्लाइन के बीच में पॉइंट बना दो रैंडम। दो आइसोक्लाइन के बीच में आप पॉइंट बना दो रैंडम। चलो बना दिया भाई, रैंडम पॉइंट बना दिया। फिर क्या करना है, अब मैंने क्या बोला था, अगर आप K1 की कैरिंग कैपेसिटी देख रहे हो तो K1 ज्यादा है ना। K1 देखिए आप, K1 क्या है, ज्यादा है। K2 की अपेक्षा देखोगे आप, K2 की पॉइंट देखो, K2 की पॉइंट देखो कम है, K1 की पॉइंट देखो ये ज्यादा है। तो जब K1 यहां से ज्यादा दिख रहा है तो आप इसको इस तरह से लेके जाओगे, क्योंकि भाई K1 की साइज बढ़ रही है। तो आपने वही तो किया, यही चीज तो हमने यहाँ पे देखा था ना, ये यही चीज तो हमने यहाँ पे देखा था, ठीक। अगर आप, ठीक है, और यहाँ पे देखो आप, तो K2 की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। K2 की वैल्यू कम है K1 की अपेक्षा। ये जो पॉइंट है K1 का है ना पूरा, और ये जो है K2 का है। तो K2 तो इससे नीचे है ना, K2 इससे नीचे है। तो जब ये K2 नीचे है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू कम है, इसलिए हम इसका जो ग्राफ है ये नीचे की ओर एरो डाउनवर्ड कर देंगे, ठीक। और इतना डाउनवर्ड करने के बाद हम एक इक्विलिब्रियम इस तरह से रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे। क्लियर, इस तरह से रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगी, जिस तरफ होगी, वही स्पीसीज विन कर जाएगा। तो रिजल्टेंट आपका क्या दिखा रहा है, रिजल्टेंट अगर आप देखो, इसका रिजल्टेंट अगर आप देखोगे तो ये K1 की तरफ है कि नहीं, K1 की तरफ है। अब K1 का मतलब क्या था, स्पीसीज 1। तो मतलब कौन जीता, जीता कौन, स्पीसीज 1 जो होगा जीत जाएगी। और यही बात तो हमने फॉर्मूले से बताई थी कि स्पीसीज 1 जीत रही है। क्लियर हुआ आपको, फिर से समझते हैं। मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है कि दो आइसोक्लाइन के बीच में आपको रैंडम पॉइंट खींचना है। एक रैंडम पॉइंट आप ड्रॉ कर दोगे। रैंडम पॉइंट ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे, आप देखोगे कि कौन सा पॉइंट, मतलब किसका आइसोक्लाइन ऊपर है, किसका आइसोक्लाइन नीचे है। आपको एक बात और याद रखनी है कि अगर ये पॉइंट जिस आइसोक्लाइन के ऊपर हो, अगर पॉइंट, ये रैंडम पॉइंट आपका अगर आइसोक्लाइन के ऊपर होता है तो वो स्पीसीज कम हो रही है, वो स्पीसीज डिक्रीज हो रही है। ऐसा आपको कंसिडर करके चलना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट देख रहे हो आप, ये K2 के आइसोक्लाइन के बाहर है, ठीक है। पॉइंट जो है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये K2 के आइसोक्लाइन के बाहर है, K2 के आइसोक्लाइन के बाहर है ना, आउटसाइड है। तो मतलब ये, इसका मतलब हम ये बताते हैं कि K2 की जो वैल्यू है वो कम है, इसलिए K2 की वैल्यू क्या है, लेस है। क्लियर, और साफ बात है, अगर हम K2 के लिए लेस की बात करें तो हम वर्टिकल से दिखाएंगे, डाउनवर्ड वर्टिकल। और अगर मैं क्या बोलूं कि अगर K1 की वैल्यू कम है तो लेफ्ट साइड हॉरिजॉन्टल, है ना, यही चीज हमने डिस्कस की थी यहाँ पे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि स्पीसीज 1 जीत गई। आई थिंक कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए हम दूसरा केस देखते हैं, ठीक है। तो यही चीज तो हम उल्टा भी कर सकते हैं ना, स्पीसीज 1 जीत रही थी यहाँ पे, हो सकता है कि अगले केस में स्पीसीज 2 जीत जाए।
चलिए देखते हैं उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे स्पीसीज 1 जीत गई, देन अगले में स्पीसीज 2 जीत जाए, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अगर इसको केस चेंज करते हैं, ठीक है ना, केस चेंज करते हैं, ठीक, यही पॉइंट सब कुछ रहेगा, बस केस चेंज करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे K1 था, यहाँ पे K1 था, एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। चलिए यहाँ पे हमने K2 कर दिया, नो K2 यहाँ पे कैसे आएगा, वेट जस्ट अ मिनट, ओके जस्ट अ मिनट, यहाँ पे इसको भी रेस कर दे क्योंकि अभी का अभी रिजल्टेंट पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ग्राफ बनाने रहते हैं बेसिकली। इसको पहले हम सही कर लेते हैं, देन उसके बाद आगे की प्रोसेस को हम चलाएंगे, ठीक। चलिए ये हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए K2 मैंने लिख दिया, ठीक। K2 यहाँ पे अब ज्यादा हो गया, आइसोक्लाइन देख रहे हैं, ये स्पीसीज 2 के लिए आइसोक्लाइन है। पिछले केस में क्या था, ये स्पीसीज 1 के लिए था, अब ये किसके लिए आइसोक्लाइन हो गया, 2 के लिए हो गया, ठीक है। K2 पॉइंट हो गया, तो इसका कंपटीशन फैक्टर क्या होगा, K2 अपॉन अल्फा 2 1, ठीक है, K2 अपॉन अल्फा 2 1। क्लियर। ये चीजें कैसे लिख रहे हैं आपको फिर से बता दो, एक बार और फिर से बताने की कोशिश करता हूं कि कैरिंग कैपेसिटी तो आप लिख लोगे, कैरिंग कैपेसिटी आपको समझ में आ गई कि अगर एक्स एक्सिस में होगा तो K1 का होगा, वाई एक्सिस में होगा तो वो K2 का होगा, यानी कि स्पीसीज 2 का होगा। पहली बात क्लियर। फिर अपॉन क्यों लगा रहे हैं, इसका मतलब समझ में आ गया। देन अल्फा का मतलब क्या, कंपटीशन फैक्टर, और 2 1 का मतलब क्या है, 2 के ऊपर 1 कितना इफेक्ट डाल रहा है। कैरिंग कैपेसिटी 2 की, ये पूरी की पूरी कैरिंग कैपेसिटी किसके, 2 की है, तो 2 के ऊपर 1 का क्या इफेक्ट आ रहा है। क्लियर। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, नहीं समझ में आए फिर भी तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक। तो ये किसका हो गया, K2 का हो गया। अब हम K1 के लिए कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे ले रहे हैं, K1 की कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे ले रहे हैं, और जब K1 की कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे ले रहे हैं तो इसका क्या होगा, कंपटीशन फैक्टर K1 अपॉन अल्फा 1 2 होगा, है ना। K1 अपॉन अल्फा 1 2 होगा, जस्ट अपोजिट जा रहा है, देख रहे हैं, K1 K2 अपॉन अल्फा 2 1, K2 K1 अपॉन अल्फा 2 1। क्लियर। ये चीजें अब देखिए, अब पहले क्या हो रहा था, स्पीसीज 1 जीत रही थी ना, इसमें स्पीसीज 2 जीतेगी, क्यों जीतेगी भाई, चलिए देखते हैं। इसको एक बार एक्सप्लेन करें, इसको चलिए एक बार एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। K2 क्या लिखा गया, K2 देख सकते हैं आप, आपको कंपैरिजन करना है, फॉर्मूलेज में आपको कंपैरिजन करना रहेगा, तो आप देखेंगे कि K2 इज ग्रेटर देन K1 अपॉन अल्फा 1 2, और या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि K1 इज लेस देन K2 अपॉन अल्फा 2 1। यही दो बातें तो हम बोल रहे हैं, यही दो बातें तो लिखी गई हैं, आप भी देख लीजिए एक बार, यही दो बातें लिखी गई हैं ग्राफ से। K2 इज ग्रेटर देन K1 अपॉन अल्फा 1 2, K2 इज ग्रेटर देन K1 अपॉन अल्फा 1 2, K1 इज ग्रेटर देन K2 अपॉन अल्फा 2 1, यही बातें लिखी गई हैं। क्लियर। अब इसका मतलब क्या है, चलिए एक बार इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। K2 ज्यादा है, K2 ज्यादा है मतलब स्पीसीज 2 ज्यादा है, स्पीसीज 2 का इफेक्ट ज्यादा है, स्पीसीज 2 का इफेक्ट ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, K1 अपॉन अल्फा 1 2। K1 अपॉन अल्फा 2 का मतलब क्या है, 1 2, 2 का इफेक्ट 1 के ऊपर ज्यादा है, 2 का इफेक्ट 1 के ऊपर ज्यादा है, मतलब कंपटीशन कोफिशिएंट का जो वैल्यू आ रहा है वो यहाँ पे ज्यादा है, और जब ये ज्यादा होगा तो K1 अपने आप कम हो जाएगा, तो ओवरऑल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, K2 ज्यादा मिल जाएगा। इससे क्लियर हो गया, इसी से क्लियर हो गया कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो स्पीसीज 2 है वो जीत जाएगी, है ना, स्पीसीज 2 जीत जाएगी, जीत गई। ये वाला जो फॉर्मूला है वो भी यही इंडिकेट कर रहा है। क्यों इंडिकेट, कैसे इंडिकेट कर रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, K1 इज ग्रेटर, K1 इज लेस देन अपॉन K2 अपॉन अल्फा 2 1। इसका मतलब क्या है कि K2 की वैल्यू जो है ये ज्यादा है। सिंपल से आप ऐसे ही देखिए ना, ये सब छोड़िए, सिंपल से आप ऐसे भी देख सकते हैं कि K2 ज्यादा है K1 से, तो भाई जो ज्यादा होगा वो जीतेगा।
तो यहाँ से भी ये यही इंडिकेट हो रहा है कि स्पीशीज 2 क्या होगी, जीत जाएगी। चलिए ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये देखिए हमने क्या बोला था कि आपको दो आइसोक्लाइन के बीच में जब भी आपको ग्राफ के थ्रू एनालाइज करना हो, ये फॉर्मूले के थ्रू एनालिसिस था कि किस तरह से आप एनालाइज करेंगे, ये ग्राफ के थ्रू है। ठीक, तो अगर आपको ग्राफ के थ्रू एनालाइज करना हो, सबसे पहले आप दो आइसोक्लाइन के बीच में रैंडम पॉइंट ले लो। देन आप क्या देखोगे, कौन ज्यादा है, किसका आइसोक्लाइन ज्यादा है, K2 का कि K1 का। आप देख सकते हो कि K2 का आइसोक्लाइन बड़ा है। तो जब K2 का आइसोक्लाइन बड़ा है तो भाई ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर, K2 का डायरेक्शन बड़ा है तो फिर ये ऊपर की ओर जाएगा। स्पीशीज 2 के लिए हम क्या लेते हैं, वर्टिकल ऊपर की ओर लेते हैं, है ना। स्पीशीज 2 के लिए हम जब लेंगे तो हम ऊपर की ओर लेंगे। ठीक, और जब K2 का ज्यादा है तो K1 का अपने आप कम हो जाएगा। जब K1 का कम होगा तो K1 चूंकि यहाँ पे पाया जाता है नीचे की साइड, इसलिए हम ऐसे लेंगे। फिर हम रिजल्टेंट जब ड्रॉ करेंगे तो रिजल्टेंट इसका कहाँ की ओर जाएगा, रिजल्टेंट इसका यहाँ की ओर जा रहा है। और जिसकी तरफ रिजल्टेंट जाएगा, रिजल्टेंट हमारा किसकी तरफ है, रिजल्टेंट हमारा किसकी तरफ है, K2 की तरफ है। तो इसलिए क्या होगा, स्पीशीज 2 जो होगी वो जीत जाएगी। स्पीशीज 2 क्या होगा, जीत जाएगी। तो आई होप कि आपको ये केस, फर्स्ट केस हमारा समझ में आ गया, ग्राफिकल एनालिसिस, जहाँ पे स्पीशीज 1 या स्पीशीज 2 किस तरह से जीतती है। अगले वीडियो लेक्चर में हम ये देखते हैं कि स्टेबल कोएग्जिस्टेंस और अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस का केस किस तरह से बन सकता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।